आज का हमारा टॉपिक है 1909 का अधिनियम। 1892 तक के अधिनियम हम देख चुके थे। 1892 के बाद जो अधिनियम आया था वो 1909 में आया था और इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय के भारत सचिव थे मार्ले और वायसराय थे मिंटो। दोनों ने मिलकर बनाया था, दोनों के नाम से, इसलिए इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके सबसे पहले हमको प्रावधान देखने हैं कि इस अधिनियम में क्या बदलाव किया गया भारत की शासन व्यवस्था में। देखो, सबसे पहला बदलाव इनने लाया था कि भारतीयों को, देखो ये बहुत बड़ा बदलाव था, भारतीयों को पहली बार भारत सचिव की परिषद, भारत सचिव की परिषद, भारत सचिव की परिषद और वायसराय की परिषद, भारतीयों को पहली बार भारत सचिव और वायसराय दोनों की परिषद में, देखो पुराने अधिनियम पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा कि ये जो भारत सचिव है, एक नया पद सृजित किया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करके। उस भारत सचिव की मदद के लिए एक परिषद बनाई गई थी। सब इंग्लैंड में था। इस पे समस्त जो 15 सदस्यीय परिषद थी सभी की सभी अंग्रेज होते थे। इसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया और पहली बार दो भारतीयों, सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और केसी गुप्ता, केसी गुप्ता, इन दोनों को भारत सचिव की परिषद में जगह दी गई। फिर वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें पहली बार एक भारतीय एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रताप सिन्हा की नियुक्ति की गई। दोनों स्तरों पर भारतीयों को शासन में भागीदारी दी गई। भारत सचिव की परिषद में भी देखो दो लोग, पहले सैयद हुसैन बिलग्रामी नियुक्त हुए, फिर केसी गुप्ता नियुक्त हुए, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक भारतीय सत्येंद्र प्रताप सिन्हा की नियुक्ति की गई। ये बड़ा बदलाव था। दूसरा प्रावधान इसमें जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था जो सर्वोच्च विधान परिषद थी, सर्वोच्च विधान परिषद, इस सर्वोच्च विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर, पहले 16 थी, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। सर्वोच्च विधान परिषद की संख्या 16 सदस्य से बढ़ाकर 60 सदस्य कर दी गई। मतलब जो आपकी केंद्रीय विधानसभा थी, केंद्रीय विधान परिषद कह लो उसको या केंद्रीय विधानसभा कह लो, इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। ठीक है ना। तीसरी, और देखो ये जो केंद्रीय विधान परिषद, इसके साथ ही साथ क्या है, प्रांतीय परिषदों में भी सदस्य संख्या बढ़ाई गई। प्रांतीय विधान परिषदों में भी, लेकिन हर जगह वृद्धि अलग अलग थी, इसलिए अपन नहीं लिखते बंगाल में अलग, बिहार में अलग। ले देके आपको ये बताना है कि केंद्र में भी सदस्य संख्या बढ़ाई गई और प्रांतों में भी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तीसरी इसमें, इस मार्ले मिंटो रिफॉर्म में जो सबसे बड़ी बात है, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई और निर्वाचन पद्धति में इसमें पहली बार केवल मुस्लिमों के लिए शुरू किया गया था। मुस्लिम अल्पसंख्यक, मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम लोग ही उस कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। तो इसको कह रहे हैं सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। शुरुआत 1909 के अधिनियम से हो, आगे चल के इसी सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और विस्तारित किया जाएगा। और चौथा जो इसमें बदलाव किया गया था वो जो विधान परिषदों की शक्तियों में वृद्धि कर दिया गया। विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि किया गया, शक्तियों में वृद्धि। और क्या वृद्धि की गई कि ये पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, और बजट पर बहस कर सकते हैं। बजट संकल्पना, बजट संकल्पना
रखना, इन दोनों मुद्दों पर अधिकार दे दिए गए कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ लिए और बजट संकल्पना भी प्रस्तुत की संकल्पना रख सकते थे, ठीक है ना। तो देखो ये 1909 के अधिनियम में पार्लियामेंटो रिफॉर्म, इसकी सबसे बड़ी विशेषता, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। वायसराय की परिषद और भारत सचिव की परिषद दोनों जगह भारतीयों को भागीदारी बनाया गया। विधान परिषद की सदस्य संख्या बढ़ाकर 40 से 60 कर दी गई और जो शक्तियों में भी थोड़ी बहुत वृद्धि की गई। तो ये 1909 का पार्लियामेंटो रिफॉर्म था। फिर इस अधिनियम के बाद 1919 में फिर अधिनियम आता है। 1900 देखो 1892 में आया, 1892 के बाद 1909 और 1909 के बाद आया है अब 1919। 1919 का भारत शासन अधिनियम, और जो 1919 के भारत शासन अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। भारत शासन अधिनियम, इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये जो मॉन्टेग्यू थे ये तात्कालिक भारत सचिव, भारत सचिव, और ये चेम्सफोर्ड तात्कालिक वायसराय। तो जैसे पार्लियामेंटो थे वैसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे। दरअसल देखो ये 1919 का जो भारत शासन अधिनियम इस रूप में महत्वपूर्ण है कि 1917 में मॉन्टेग्यू ने कुछ घोषणा की थी। 1917 उसको कहते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा। इस मॉन्टेग्यू घोषणा में बोला गया था कि ब्रिटिश राज्य का उद्देश्य भारत को स्वशासन देना है और वो स्वशासन क्रमिक रूप से दिया जाएगा, मतलब भारतीयों को धीरे धीरे उत्तरदायी शासन दिया जाएगा लेकिन चरणबद्ध रूप में दिया जाएगा, समय समय पर इसकी समीक्षा करते रहेंगे। ये 1917 में बोल दिया गया था। और इसके बाद 1919 का अधिनियम आता, मतलब अब ऐसा लगने लगा कि भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी बड़े पैमाने पर ब्रिटिश देने जा रही है, ठीक है ना। तो हमको अब इसमें देखना है कि क्या क्या इस 1919 के अधिनियम के प्रावधान थे। देखो सबसे पहला प्रावधान तो ये था कि जो भारत सचिव की परिषद थी, जिसमें अपन ने 1909 में देखा था कि भारतीयों को शामिल किया गया पहली बार, भारत सचिव की परिषद, याद होगा इसमें 15 सदस्यीय परिषद थी। इस परिषद की सदस्य संख्या घटा के 8 से 12 कर दी गई। भारत सचिव की परिषद में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 12, पहले 15 लोग होते थे, अब उस सदस्य संख्या को कम कर दे क्या कर दिया गया कि कम से कम 8 और अधिकतम 12, मतलब सदस्य संख्या को कम कर दिया गया। और इस भारत सचिव के वेतन भत्ते भी अब ब्रिटिश संसद से दिए जाएंगे। ब्रिटिश संसद, पहले भारत से दिए जाते थे इसके वेतन भत्ते, अब वेतन भत्ते कौन देगा? ब्रिटिश संसद देगी, भारत सचिव। दूसरा, एक नया पद सृजित किया गया भारत सचिव की सहायता के लिए। भारत सचिव की सहायता के लिए एक नया पद सृजित किया गया, हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त। हाई कमिश्नर, उच्चायुक्त, एक नया पद सृजित किया गया भारत सचिव की सहायता के लिए, हाई कमिश्नर। और देखो इस हाई कमिश्नर के जो वेतन भत्ते हैं ये सब भारतीय राजस्व से जाता था, भारतीय राजस्व। वो भारत सचिव का शिफ्ट हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से, लेकिन एक नया पद आ गया हाई कमिश्नर, जो भारतीय वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। तीसरा, इस अधिनियम में प्रावधान दिया गया कि केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की गई। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक, केंद्रीय स्तर पर द्विसदन, जैसे आज देख रहे हैं ना राज्यसभा लोकसभा, ये जो द्विसदनात्मक व्यवस्था बाइकैरियलम सिस्टम 1919 के अधिनियम में आया गया था। और दो सदन कौन कौन से बनाए गए? एक को कहा गया राज्य परिषद, राज्य परिषद, और दूसरे को कहा गया केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। ये जो राज्य परिषद थी इसमें 60 सदस्य होते थे, 60 सदस्य, जिसमें से 27 का मनोनीत थे, मनोनीत, और बाकी 33 निर्वाचित होते थे।
निर्वाचित। केंद्रीय विधानसभा में भी 145 सदस्य थे। इन 145 सदस्यों में से 41 का मनोनयन होता था, 41 मनोनीत, और बाकी के 104 निर्वाचित थे। 104 निर्वाचित थे, ठीक है ना। तो एक तो देखो भारत सचिव की परिषद की सदस्य संख्या घटा के 8 से 12 कर दी गई। उसके वेतन भत्ते ब्रिटिश संसद पे, उसकी सहायता के लिए एक नया पद सृजित किया गया, हाई कमिश्नर, जिसके वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जा रहे हैं। केंद्रीय स्तर पर द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में देखो 60 सदस्य हैं, ये इसको राज्यसभा समझ सकते हो और इसको लोकसभा समझ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे 60 सदस्य थे और ये 145 सदस्य थे, ठीक है। चौथी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जोड़ी गई वो ये है कि अब इन्होंने एक नया सिस्टम लेके आए भारत में। इनने देखो सबसे पहले क्या किया, विषयों का बंटवारा किया, विषयों का बंटवारा, विषयों का बंटवारा। विषयों का बंटवारा मतलब क्या है, इनने अलग अलग कर दिया कि केंद्रीय विषय अलग होंगे और प्रांतीय विषय अलग होंगे। केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय, केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय मतलब केंद्र सरकार के सब्जेक्ट अलग, प्रांत सरकार के। विषयों को दो भागों में बांटा, केंद्र सरकार के अलग और प्रांत के जो राज्य सरकार या प्रांतों की सरकार है उनको अलग बांट दिया। फिर ये जो प्रांतीय विषय थे, इन प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा, प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में बांटा। एक को कहा हस्तांतरित, हस्तांतरित, और दूसरे को कहा आरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। देखो दरअसल थोड़ा सा आप यदि उस समय के प्रांतों की व्यवस्था देखो, जैसे केंद्र में व्यवस्था थी, लगभग वैसी व्यवस्था ही प्रांत में थी। प्रांत में होता क्या था, जैसे प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर होता था, प्रत्येक प्रांत का एक गवर्नर, बिहार का अलग, बंगाल का अलग, मध्य प्रांत का अलग, संयुक्त प्रांत का अलग एक गवर्नर होता था। गवर्नर के दो हिस्से थे, मतलब गवर्नर के अधीन एक कार्यकारी परिषद होती थी, कार्यकारी परिषद। जैसे केंद्र में है ना वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उसके स्थायी सदस्य, ये प्रांतों में भी यही सिस्टम था, गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। और दूसरा हिस्सा होता था उसको कहते थे विधायिका। ये जैसे केंद्र में सिस्टम डेवलप हुआ ना, एज इट प्रांतों में है कि कार्यकारी सदस्य ये स्थायी, और ये जो भारतीय लोग होते थे, इसमें ज्यादातर चुने हुए लोग होते थे, उनको रखा गया था विधायिका। ये कानून बनाने का काम करती थी, ये कानून को लागू करने का काम करती थी। तो देखो ये जो कार्यकारी परिषद थी, इस कार्यकारी परिषद में मनोनीत सदस्य होते थे, मनोनीत सदस्य, और ये संख्या में कम होते थे। जैसे अपन केंद्र स्तर पर देखा था, पहले 4 थे, फिर 3, फिर 5, फिर 6, ऐसा हुआ। और ये जो विधायिका होती थी, ये निर्वाचित सदस्यों की होती थी, ज्यादातर भारतीय होते थे, निर्वाचित। तो देखो ये जो मनोनीत सदस्य थे ना, इनको दिया जाता था आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। और जो निर्वाचित सदस्य थे, इनको दिए गए थे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। और हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत क्या क्या रखा गया था, जैसे कृषि है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। आरक्षित विषयों के अंतर्गत क्या रखा था जैसे वित्त, पुलिस, जेल आदि। मतलब सीधे सीधे देखा जाए तो महत्वपूर्ण विषय प्रांतों में गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के अधीन कर दिए गए थे, और जो गैर महत्वपूर्ण विषय थे, मतलब जिनसे अंग्रेजों को ज्यादा कोई मतलब नहीं था कि भारतीयों को शिक्षित करने, भारतीयों को स्वास्थ्य, वो निर्वाचित सदस्यों को सौंप दिए गए थे कि वो अपने हिसाब से इसमें देख लेंगे। तो इस रूप से आप कह सकते हो कि इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की शुरुआत हुई। द्वैत शासन हो गया ना, आधे पे ये, आधे पे ये, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो देखो इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई।
ठीक है। फिर एक और महत्वपूर्ण बात इसमें इस अधिनियम के तहत जोड़ी गई, केंद्र स्तर पर जो गवर्नर और उस वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद थी, वायसराय की कार्यकारी परिषद, कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से, 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य है, 3 भारतीय होंगे, 6 सदस्य होंगे, 3 अंग्रेज होंगे, 3 भारतीय होंगे। बस ये बोला गया। एक और शर्त जोड़ दी गई थी कि जो कमांडर और चीफ, कमांडर इन चीफ को छोड़कर, मतलब कमांडर एंड चीफ भारतीय नहीं होगा, बाकी 3 सदस्य हो सकते हैं। तो वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। फिर इस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। और देखो, पिछले अधिनियम में 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को दिया गया था, अब सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। और अंतिम बात जो इस अधिनियम में जोड़ी गई कि एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई, एक लोक सेवा आयोग गठन किया जाएगा, ऐसा बोला गया। और इस अधिनियम के आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक है ना। तो ये 1919 के अधिनियम में इतनी बातों को जोड़ा गया था। अब फिर इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। (1935) का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। ये अधिनियम अब तक के आए सभी अधिनियमों में सबसे ज्यादा विस्तृत, सबसे ज्यादा व्यापक था। इसमें 14 भाग थे, 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां थी। परंतु इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, प्रस्तावना का अभाव। और अभाव होने के कारण क्या है, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को ही इस अधिनियम की प्रस्तावना मान ली गई। अब देखो, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान आपको याद रखना है कि प्रमुख प्रावधान में क्या कहा गया। इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ की बात की गई। और यह अखिल भारतीय संघ 3 अंग होंगे इसको। एक बोला गया कि ब्रिटिश भारतीय प्रांत, ब्रिटिश भारतीय प्रांत। दूसरे थे मुख्य आयुक्त के प्रांत, मुख्य आयुक्त प्रांत और देसी रियासतें, देसी रियासतें, ठीक है ना। एक अखिल भारतीय संघ होगा। इस अखिल भारतीय संघ में 3 प्रकार के प्रांत होंगे। ब्रिटिश भारतीय प्रांत, जहां पर डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन था। देसी रियासत, जहां पर रियासतों के माध्यम से। और चीफ कमिश्नर प्रांत थे, जो जहां पर चीफ कमिश्नरों की नियुक्ति की जाती थी। इन तीनों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। इसमें देखो, ये जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत और मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, इनके लिए अनिवार्य था संघ में शामिल होना। देसी रियासतों को उनकी इच्छा पर छोड़ा गया था कि देसी रियासत चाहे तो इस संघ में शामिल हो, चाहे तो नहीं हो। और यह भी शर्त जोड़ दी गई थी कि जब तक रियासतों में रहने वाली 50% जनसंख्या इस पूरे संघ में शामिल नहीं हो जाती, तब तक ये अखिल भारतीय संघ का निर्माण
नहीं होगा। और देशी रियासतों को चूंकि उनकी इच्छा पर था इस संघ में शामिल होना और वो कभी शामिल होने के लिए तैयार नहीं हो, इसलिए अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में कभी आ ही नहीं पाया। ये अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। किस कारण? देशी रियासतें इस संघ में शामिल नहीं हुई। ठीक है ना, अखिल भारतीय संघ कभी नहीं बन पाया। दूसरी बात, इन्होंने केंद्र में द्वैत शासन ले आया। अंग्रेजों ने केंद्र में द्वैत शासन, देखो 1919 के अधिनियम में प्रांत में द्वैत शासन लाया था, इस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन ले आया था। और केंद्र में द्वैत शासन, इनने विषयों का बंटवारा किया सबसे पहले और विषयों को 3 सूची में बांटा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट रखे गए, फिर 54 विषय रखे गए राज्य सूची में, और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। 36 विषय रखे गए। फिर देखो, ये तो विषयों का बंटवारा। अब क्या कह रहे हैं? केंद्र में द्वैत शासन। तो जैसे 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन था, तो प्रांतों में हस्तांतरित और आरक्षित, तो केंद्र में भी क्या है, जो संघ सूची के सब्जेक्ट थे, जो 54 सब्जेक्ट है ना केंद्र के, संघ सूची, इस संघ सूची के विषयों को 2 भागों में बांट दिया। एक को कह दिया आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित और हस्तांतरित। और वही सामान्य सी बात है कि इस आरक्षित में प्रतिरक्षा रखा गया, प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले और अन्य मामलों को रखा गया। जबकि हस्तांतरित में क्या रखा गया? मुद्रा, डाकतार, रेलवे आदि, ये सब हस्तांतरित विषयों में रखा गया। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले एक अखिल भारतीय संघ की बात की गई थी जो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। फिर केंद्र में द्वैत शासन ले आए। प्रांतों में द्वैत शासन था, अब केंद्र में भी द्वैत शासन आ गया 1919 के अधिनियम के बाद। केंद्र में भी विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित की कैटेगरी में बांट दिया गया। दूसरी बात इनने इस अधिनियम में क्या लिखी गई कि जो संघीय विधानमंडल था, संघीय विधानमंडल, इसकी सदस्य संख्या में भी वृद्धि कर दी गई थी। संघीय विधानमंडल के 2 हिस्से थे, एक थी संघीय विधानसभा, संघीय विधानसभा और संघीय सभा। संघीय सभा दोनों जगह अलग अलग मेंबर थे, इसमें 375 मेंबर थे और इसमें 260 सदस्य थे। ठीक है ना। फिर इन्होंने एक और नई बात जोड़ी कि एक साख और मुद्रा के नियंत्रण के लिए केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात की। रिजर्व बैंक, केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही की गई थी। फिर एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई, फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय, और इसी के तहत 1937 में दिल्ली में पहला फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। एक और बात बोली गई कि इसमें संघीय लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग और प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की भी बात कर दी थी इन्होंने। संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग। फिर इस अधिनियम के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। हालांकि अभी भी सार्वभौमिक नहीं बनाया गया था और केवल 10% जनसंख्या को मताधिकार दिया गया था। इस अधिनियम में भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद, जो 8 से 12 सदस्य थे ना, भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात की गई थी, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और प्रांतों में पहली बार पूर्ण उत्तरदायित्व शासन, पूर्ण उत्तरदायी
शासन। मतलब देखो, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत 1919 के अधिनियम से की गई और प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन की शुरुआत 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। फिर एक और व्यवस्था इनने प्रांतों में की गई थी। 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू कर दी। 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ। द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ। 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया गया। अब देखो, ये जो द्विसदनीय व्यवस्था है ये केंद्रीय स्तर पर 1919 के अधिनियम के तहत लाई गई थी। 1919 के अधिनियम में हमने देखा था द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई थी, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। इसी प्रकार प्रांतों में भी इस अधिनियम के तहत क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था को लागू कर दिया गया। 6 प्रांतों में, सब जगह नहीं, केवल 6 प्रांतों में। 6 प्रांत कौन कौन से थे? एक था बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, असम। ये 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ हुई और इसी के साथ कहते हैं प्रांतीय स्वायत्ता का शुभारंभ होता है। प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वायत्ता का प्रारंभ किया गया। और क्या बोला गया इस 1935 के अधिनियम में? उड़ीसा और सिंध नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा व सिंध नए प्रांत बनाए गए। उड़ीसा और सिंध को नए प्रांत बनाया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ठीक है ना। तो देखो, ये प्रावधान थे 1935 के अधिनियम के। हमारा संविधान 80% इसी 1935 के अधिनियम से प्रभावित है। ज्यादातर प्रावधान इसी 1935, पहले बताया बहुत विस्तृत अधिनियम था ये 1935 का अधिनियम। देखो, इस अधिनियम के संदर्भ में नेहरू ने एक स्टेटमेंट दिया था। नेहरू का कहना था कि ये अधिनियम, इसको एक ऐसी गाड़ी कहा, ऐसी गाड़ी जिसमें ब्रेक तो हैं, जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं, पर इंजन नहीं है। मतलब ये चलेगा ही नहीं। ब्रेक बहुत है मतलब रोड़े बहुत हैं, पर इंजन नहीं, मतलब कभी ये चलेगा ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं आ पाएगा। तो देखो, अखिल भारतीय संघ तो कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाया। ठीक है ना। तो ये 1935 के अधिनियम के प्रावधान थे।